हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। हाल में ही एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम है प्रोजेक्ट हेल मैरी। ये बेस्ड थी एक बुक पे जिसे एंडी वेयर ने लिखा था और बुक का भी नाम प्रोजेक्ट हेल मैरी ही था। इस मूवी में वैसे तो बहुत सारी अच्छी चीजें थी, लेकिन एक कैरेक्टर हमें दिखाया गया, एक एलियन स्पीसीज जिसका कि नाम रॉकी बताया जाता है और ये फैंस का फेवरेट बन चुका है। अब मैं ठहरा एक बायोलॉजी का स्टूडेंट और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ एनिमल साइंस में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रॉकी का एक बायोलॉजिकल डिकोड किया जाए। ये बायोलॉजिकल डिकोड बेस्ड होगा उन इंफॉर्मेशन पे जो बुक्स में दिए गए हैं और जो मूवी में हमें दिखाए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो जिसका कि नाम है मीट रॉकी फ्रॉम प्रोजेक्ट हेल मैरी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मूवी को लेके पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके ये वीडियो यहीं पे बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आपने ये मूवी देख ली है तो भी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं और बता दूं कि ये जो वीडियो है ये उसी फॉर्मेट में होगा जैसे हमारे बाकी के वीडियोस होते हैं, विच मींस द पीपीटी फॉर्मेट, जिसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं पीपीटी के सहारे रॉकी के हर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को आपको समझा पाऊं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजी को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसके एनवायरनमेंट को समझना। उसका एनवायरनमेंट समझ जाएंगे तो उसका बायोलॉजी हम लोग ऑलरेडी समझ जाएंगे। अब रॉकी का जो प्लेनेट है उसका नाम है एरिड। इस एरिड प्लेनेट का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत एक्सट्रीम है, क्योंकि ये प्लेनेट अपने स्टार, अपने सन के सबसे नजदीक वाला प्लेनेट है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी है, लेकिन ये मरकरी की तरह साइज में छोटा नहीं है, बल्कि हमारे अर्थ से भी दोगुना बड़ा है। एरिड के एटमॉस्फेयर में मौजूद है बहुत सारा डेंस अमोनिया, और इन सभी चीजों के कारण इसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। अपने सन के इतने नजदीक होना प्लस इतने डेंस अमोनिया के कारण इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है और इस पे जो ग्रेविटी है वो भी बहुत ज्यादा है। ये कंडीशन इतने एक्सट्रीम है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान वहां जाए तो इस पे मौजूद हाई ग्रेविटी और हाई प्रेशर के कारण वो इंसान क्रस्ट हो जाएगा, और यहाँ मौजूद हाई टेम्परेचर के कारण वो इंसान तुरंत कुक हो जाएगा। यहाँ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के मुकाबले 28 टाइम्स है, विच मीन 28 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो यहाँ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो है 210 डिग्री सेल्सियस, विच इज अराउंड 5 to 6 टाइम ऑफ अर्थ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस प्लैनेट पे कोई रहता नहीं। इस प्लैनेट पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को कहते हैं एरिडियन, और मूवी में दिखाया जाने वाला रॉकी भी एक एरिडियन ही था। तो अब हम लोग इस प्लैनेट का जो एनवायरनमेंट है वो तो समझ गए। नाउ वी विल गो टू एरिडियंस मॉर्फोलॉजी, कि बाहर से देखने में ये ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते हैं। अब तक हम लोग ये तो जान चुके हैं कि यहाँ की जो कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। अब ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए एरेडियंस ने कुछ माइंड ब्लोइंग एडेप्टेशंस इवॉल्व किए हैं, जैसे कि पेंटागोनल बॉडी डिजाइन। इनका जो बॉडी प्लान है वो रेडियली सिमेट्रिकल है और इनके पास 5 अपेंडेजेस होते हैं, जस्ट लाइक स्टारफिश ऑन अर्थ। ये 5 अपेंडेजेस हैं 5 स्टर्डी लेग्स, जो कि इतने हाई ग्रेविटी, इतने क्रशिंग ग्रेविटी में भी इनके बॉडी को सपोर्ट देते हैं और खड़ा रखने में हेल्प करते हैं। सेकंड है इनका मल्टीपर्पस लिम्स। इनके जो 5 लिम्स हैं वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल होते हैं, तो वो इसको एज एन आर्म भी यूज कर सकते हैं, एज एन लेग भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मूवी में हमने देखा कि जो रॉकी है वो अपने 3 अपेंडेजेस को एज लेग्स यूज करता है और बाकी के 2 को एज आर्म्स यूज करता है। इन्हीं अपेंडेजेस में मौजूद होते हैं छोटे छोटे क्लॉज, जिससे ये चीजों को पकड़ते हैं और क्रश कर सकते हैं। जो थर्ड अडेप्टेशन है वो है इनका इनऑर्गेनिक एक्सोस्केलेटन। अब ये एक्सोस्केलेटन क्या होता है, इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्केलेटन क्या होता है। तो बेसिकली हाँ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो टिश्यूज या सेल्स से बना होता है, ठीक है। अब उसे सपोर्ट देने के लिए उसे कोई हार्ड या फर्म चीज चाहिए। जैसे हमारे बॉडी में हमारा बोन का जो स्ट्रक्चर है वो हमें सपोर्ट दे रहा है। अब हमारा जो बोन है वो हमारे बॉडी के, हमारे मसल्स के अंदर है, इसलिए इसको एंडोस्केलेटन कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे स्नेल्स या टर्टल्स, उनके बॉडी का जो मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, उनका जो एक स्केलेटन होता है, वो उनके बॉडी के, उनके टिश्यूज के बाहर मौजूद होता है, इसलिए उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इस एरिड प्लैनेट पे रहने वाले एरिडियंस के पास भी मौजूद है एक एक्सोस्केलेटन, जो कि बना है मिनरल्स से या फिर मेटालिक सॉल्ट से, जिसके कारण वो बहुत हार्ड होता है। ये हार्ड इसलिए होता है ताकि इनके प्लैनेट पे मौजूद बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हैवी प्रेशर से इनको बचाया जा सके। अगर आपने ध्यान से सुना तो आपने सुना होगा मैंने कहा कि ये बना है इनऑर्गेनिक एक्सोस्केलेटन से। अब मैं इसे इनऑर्गेनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एक्सोस्केलेटन है ये बना हुआ है मेटालिक ऑक्साइड या फिर मिनरल से, विच मीन रॉक्स से। ये तो हो गई इनके एक्सोस्केलेटन की बात, लेकिन इनके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक मास है, जो लिविंग सेल्स हैं, वो बहुत कम होते हैं। ओवरऑल जो एक एरिडियन होता है उसके पूरे बॉडी का वेट होता है लगभग 400 किलो, इंक्लूडिंग देयर एक्सोस्केलेटन।
लेकिन अगर हम उनके एक्सोस्केलेटन को हटा दें, उनका जो लिविंग बॉडी है, लिविंग सेल्स है, टिश्यूज है, उसका मास सिर्फ 1 किलोग्राम तक हो सकता है, विच मीन्स इनके बॉडी का मोर देन 99% ऑफ वेट इनके स्केलेटन का ही है। अब ये सारा हो गया एक एरेडियन का मॉर्फोलॉजिकल फीचर। हमने अब तक जो भी बात किया वो हमने इस आधार पे किया कि बाहर से देखने पे एक एरेडियन पे क्या क्या फीचर हमें दिखता है। अब हम लोग जानेंगे इसके फिजियोलॉजिकल फीचर्स की, उनका सेंसेस और सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, ये सारे कैसे काम करते हैं। तो अब आते हैं इनके इंटरनल सिस्टम्स पे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके ब्लड की। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस प्लैनेट पे बहुत हाई प्रेशर है और बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है, तो नॉर्मल ब्लड इतने हाई टेम्परेचर में तो इवेपोरेट कर जाएगा, और ब्लड ही तो हमारे बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर वो खुद ही इवेपोरेट कर जाए तो वो कैसे बॉडी में हीट को कंडक्ट करेगा और या फिर मैनेज करेगा। इसीलिए इन्हें एक ऐसा ब्लड चाहिए जो लिक्विड भी हो और इतने हाई टेम्परेचर में वो इवेपोरेट भी ना करे और अच्छा कंडक्टर भी हो हीट का। अब हीट का अच्छा कंडक्टर तो एक मेटल होता है, लेकिन कौन सा ऐसा मेटल है जो 210 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिक्विड रहे और वो अच्छे से हीट को कंडक्ट भी कर पाए? ऐसा तो सिर्फ एक ही मेटल है, विच इज लिक्विड मरकरी। और हाँ, इनका जो ब्लड है वो लिक्विड मरकरी से ही बना हुआ है और ये काम करता है इनके बॉडी में हीट को अच्छे से रेडिएट करने का। अब जब हम लोग ब्लड की बात कर ही लिए हैं तो ना हम लोग बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम का। एक एरेडियन की बॉडी में दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पहला जिसे कहते हैं एम्बिएंट सिस्टम या फिर कोल्ड सिस्टम। ये जो कोल्ड सिस्टम है ये बॉडी के टेम्परेचर को जो इनके प्लेनेट के एवरेज सरफेस टेम्परेचर के इक्वल मैनेज करता है, विच इज 210 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे इनका जो सारा लिविंग सेल्स है वो जिंदा रह सकता है। इससे अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इनका जो सेल है वो डेड हो जाए। तो इनका जो कोल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी एम्बिएंट सिस्टम है, उसका काम है इनके बॉडी को, इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना एट 210 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके अलावा इनके बॉडी में एक दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है जिसे कहते हैं हॉट सिस्टम, जो कि इनके ब्लड को मेंटेन कर सकता है 305 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप पूछोगे कि अगर इनका सेल सिर्फ 210 डिग्री सेल्सियस तक ही जिंदा रह सकता है तो ये दूसरा हॉट सिस्टम है ही क्यों? और इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखो, इनका जो बॉडी है उसके ऊपर मौजूद है एक बहुत हैवी रॉक से बना हुआ एक्सोस्केलेटन। इनको अपने बॉडी को मूव करने के लिए, बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए एक बहुत हाई प्रेशर चाहिए, जो कि इनके मसल से क्रिएट कर पाना संभव नहीं है। तो इनका जो हार्ड एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर मौजूद होता है सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू, जो कि अपने अंदर वाटर को स्टोर रखता है। अब नॉर्मल टाइम पे तो ये वाटर नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में उसमें मौजूद होती है, लेकिन जब ये हॉट सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इसके बॉडी के टेम्परेचर को 305 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है और उस टेम्परेचर पे इनका जो लिक्विड वाटर है वो बॉईल कर जाता है। अब इस लिक्विड के भाप बनने या स्टीम बनने के कारण जो इनका स्पॉन्जी टिश्यू था वो एक्सपैंड कर जाता है, फूल जाता है, जिसके कारण जो इनका अपेंडेजेस है, एक्सोस्केलेटन है, वो मूव कर पाता है। तो बेसिकली इनको जब भी अपने किसी बॉडी पार्ट को मूव करना होता है तो ये यूज करते हैं अपना हॉट सर्कुलेटरी सिस्टम, उस जगह के वाटर को कर देते हैं इवेपोरेट, वहां का जो स्पॉन्जी टिश्यू है वो फूलता है और उस बॉडी पार्ट को मूव कर पाता है। अब हम लोग आते हैं इनके ब्लड पंपिंग ऑर्गन, जो कि होता है हार्ट। देखो, इनका जो ब्लड है वो हमारे ब्लड से 14 गुना ज्यादा डेंस है, क्योंकि इनका ब्लड लिक्विड मरकरी है। अब एक हार्ट से तो इनका ब्लड पंप होने से रहा, इसीलिए इनके बॉडी में मौजूद होते हैं 5 हार्ट, जो कि इनके ब्लड को एफिशिएंटली पंप कर पाते हैं पूरे सिस्टम में। ये पांचों हार्ट इनके पांचों अपेंडेजेस यानी पांचों लिम्स के बेस पे मौजूद होते हैं और ये पांचों आपस में बहुत सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। चलो अब आते हैं एरिडियंस का सेंसरी और न्यूरल फंक्शंस पे, यानी एरिडियंस का ब्रेन कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लो कि जो एरिड प्लैनेट है उस पे इतने डेंस एनवायरनमेंट के कारण, इतने डेंस एटमॉस्फेयर के कारण मोस्ट ऑफ टाइम अंधेरा ही रहता है। इसीलिए यहाँ रहने वाले ऑर्गेनिजम्स पे आईज कभी डेवलप ही नहीं हो पाए। अगर आईज नहीं डेवलप हुए तो ये चीजों को देखते कैसे हैं? तो ये यूज करते हैं वही सेम टेक्निक जो हमारे अर्थ पे मौजूद बैट्स यानी चमगादड़ करते हैं, विच इज एकोलोकेशन। इनके पूरे एक्सोस्केलेटन पे मौजूद होता है ऑडियो सेंसरी रिसेप्टर्स, जो कि आसपास के सभी चीजों का साउंड को सुनता है, सेंस करता है और आसपास का पूरा एक 3D मैप तैयार करके इनके दिमाग को देता है और इसी तरह ये सभी चीजों को देख पाते हैं। अगर मैं पॉप कल्चर का रेफरेंस दूं तो जैसे डेयर डेविल आसपास के सभी चीजों को देखता है, उसी तरह ये भी देखते हैं। अब हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पे एरिडियंस के मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में जान लिया। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग जानेंगे इनके सोशल बिहेवियर्स के बारे में। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इनकी लैंग्वेज कैसी है, इनका कल्चर कैसे डेवलप हुआ, इनके फूडिंग हैबिट्स कैसे हैं और वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं इनका लैंग्वेज के बारे में। जो इनका लैंग्वेज है उसे हम लोग कहते हैं वेल सॉन्ग लैंग्वेज। बेसिकली
जैसे वेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, विच मीन्स कि दे यूज टोन्स, नोट्स और इन सभी को ओवरलैप करके वो म्यूजिक के तौर पे गाते हैं आपस में बात करने के लिए। और क्योंकि इनके लैंग्वेज में कोई शब्द नहीं है, कोई अल्फाबेट्स नहीं है, ये सिर्फ टोन्स और नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इनका जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डेंस होता है। मतलब अगर मुझे आपको कोई बात समझानी है तो मैं बहुत लंबा सेंटेंस बोलूंगा, लेकिन ये सिर्फ एक नोट गाएंगे और जो इनके दूसरे स्पीसीज तक इनका सारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगा। ये सेम वही वे है जैसे हमारे अर्थ पे वेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इनका जो ब्रेन होता है वो सुपर कंप्यूटर्स की तरह काम करता है। देखो, एरिडियंस बहुत लंबे समय से स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी कंप्यूटर्स बनाया ही नहीं, इसलिए जो बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं ये वो खुद मैनुअली ही कर लेते हैं। और लंबे समय से ऐसा करने के कारण इनका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह इवॉल्व हो गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बुक में एक और बहुत स्पेशल एबिलिटी के बारे में बताया गया है जिसे थ्रम्बिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई बहुत ही हैवी कैलकुलेशन इनके सामने आ पड़ा है, कोई हैवी प्रॉब्लम आ पड़ा है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे एरिडियंस आपस में इकट्ठा होते हैं और सभी मिलकर एक साथ गाते हैं। इस गाने के दौरान इन सभी इंडिविजुअल्स का ब्रेन एक न्यूरोलॉजिकल यूनिट की तरह काम करता है और सभी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एक हाइव माइंड की तरह। और ऐसा समझ लो कि बहुत सारे कंप्यूटर मिलके अब उस बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। इस यूनिक एबिलिटी को बुक में थ्रम्बिंग कहा गया है। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा सोशियली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सारे स्पीसीज आपस में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। ऐसा क्यों? इनके इतने फ्रेंडली होने का जो मेन इवोल्यूशनरी रीज़न है वो ये है कि इनके प्लांट पे मौजूद एक्सट्रीम कंडीशन के कारण इनकी जो स्लीप साइकिल होती है वो भी बहुत अलग होती है। ये लोग जब सोते हैं तो पूरी तरह अपने बाकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को शट ऑफ कर देते हैं, पूरी तरह बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। अब ऐसे मोमेंट पे एक एरिडियन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। ऐसा इनके बॉडी के इंटरनल मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि अब सोते समय ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इन इसीलिए इनके कल्चर में सोते हुए दोस्तों पे नज़र रखना एक कल्चरल फेनोमेनन है। जब भी कोई एक एरिडियन सो रहा होगा तो दूसरा एरिडियन उस पे नज़र रखेगा ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग आते हैं इस पे कि ये लोग खाते क्या हैं। मोस्टली जो चीज़ ये लोग खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और बहुत ज़्यादा हेवी मेटल होता है। ये तो हो गई ये क्या खाते हैं इसकी बात, लेकिन कैसे खाते हैं? तो एरेडियन कल्चर में किसी को खाते हुए देखना या खाते समय किसी से बात करना बहुत इम्पोलाइट या टैबू माना जाता है। इसीलिए मोस्टली ये दूसरों से छुपा के अपना खाना खाते हैं। अब फाइनली हम लोग आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक विच इज रिप्रोडक्शन, कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि सारे एरिडियंस होते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट मतलब दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। अब ये लोग दूसरे एरिडियंस के साथ मिलके एग ले करते हैं। इनका एग आपस में फ्यूज होता है और वो बनाता है एक नए एरिडियन को। जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके पास मौजूद होते हैं इनके पेरेंट्स के लिविंग सेल्स, वर्कर सेल्स, और वो ऑफस्प्रिंग बड़ा होकर एक नॉर्मल एरिडियन बनेगा। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, विच इज अराउंड 700 ईयर्स। और बुक में ये एक बहुत मेजर रिवील होता है, बहुत मेजर ट्विस्ट होता है जब ग्रेस को ये मालूम चलता है कि जो रॉकी है वो उससे भी कई साल, कई 100 साल गुना बड़ा है। इनफैक्ट जो रॉकी है वो इस सिस्टम में ग्रेस के पैदा होने से पहले से फंसा हुआ है। तो दोस्तों ये थी रॉकी और एरिडियन की फैसिनेटिंग बायोलॉजी। मेरे चैनल के लिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो था, तो अगर आपको ये बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन पसंद आया और आप ऐसे ही और भी साई-फाई कॉन्सेप्ट को बायोलॉजी के लेंस से देखना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें अपने थॉट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी और भी ऐसे फैंटास्टिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।